To SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 13th August 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of July 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about Kamala Harris for vice presidential post in the US. And this topic is important from our syllabus paper 3, Indian diaspora point of view. सबसे पहले इस आर्टिकल का बैकग्राउंड समझते हैं। तो देखो, एक बात तो आप सबको पता ही है दैट द यूएस इज इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और उनके यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बहुत लंबे समय तक चलता है, अलग अलग फेजेज में चलता है। एंड ओवरऑल दिस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विल बी कंप्लीटेड बाय नवंबर 2020। और यूएस के अंदर दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, द डेमोक्रेट्स एंड द रिपब्लिकन्स। वैसे आपको ये बात भी जाननी चाहिए, सिंस इस साल यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है, तो उससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस हमारे प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको एक बात और जाननी चाहिए कि देयर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन ओवर द नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन यूएस। तो ऐसा नहीं है कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन लिख के देता है कि यूएस के अंदर बस दो पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं, बट फिर भी दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ही हैं। वैसे छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टीज और भी सारी हैं वहाँ पे। और ये दो पार्टीज़ डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स कॉन्टेस्ट कर रही हैं फॉर द प्रेसिडेंशियल पोस्ट दिस पर्टिकुलर ईयर। और डेमोक्रेट्स के जो मेन रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो रनिंग रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो हैं मिस्टर जो बिडेन, जबकि रिपब्लिकन से जो रनिंग प्रेसिडेंट हैं फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट हैं वो हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। ही इज़ ऑल्सो एन इनकम्बेंट प्रेसिडेंट। आप तो ये बात जानते ही हैं कि वो मौजूदा प्रेसिडेंट भी हैं, एंड ही इज़ रनिंग फॉर द अपकमिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फ्रॉम द रिपब्लिकन साइड। रनिंग प्रेसिडेंट का मतलब ये है कि देखो अभी भी ये कॉन्टेस्ट में हैं, अदरवाइज कई सारे कॉन्टेस्टेंट्स थे, लगभग 20 कॉन्टेस्टेंट थे फ्रॉम डेमोक्रेट साइड और लगभग 4 कॉन्टेस्टेंट थे फ्रॉम रिपब्लिकन साइड। धीरे धीरे उन सब लोग वोटिंग के प्रोसेस में पीछे हटते गए। फाइनली नाउ देयर आर ओनली 2 रनिंग कैंडिडेट्स फॉर द अपकमिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जो बिडेन फ्रॉम डेमोक्रेट एंड डोनाल्ड ट्रंप फ्रॉम रिपब्लिकन। अब करेंट न्यूज समझते हैं। तो देखो, जो बिडेन हु इज़ रनिंग प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फॉर द डेमोक्रेट पार्टी, उन्होंने कहा है, उन्होंने अनाउंस किया है कि इफ़ ही बिकम्स द प्रेसिडेंट ही विल अपॉइंट कमला हैरिस एज वाइस प्रेसिडेंट। तो वहाँ पे इसी तरह का सिस्टम है। देखो, यूएस के अंदर बस प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए इलेक्शन होती है, और एक बार जब प्रेसिडेंट जीत जाते हैं तो फिर वो अपने मन मुताबिक सेक्रेटरीज अपॉइंट करते हैं, वो अपने मन मुताबिक वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। उसके लिए फिर अलग से इलेक्शन नहीं होता है। तो अब जरा कमला हैरिस के बारे में समझते हैं। सी इज़ एन इंडो अफ्रीकन ओरिजिन वुमेन। फ्रॉम फादर साइड सी इज़ अ जमैकन और अफ्रीकन। Her father is Donald Harris, while her mother is Indian, Syamala Gopalan, who is an Indian from Chennai. She had shifted in US way back in 1960 itself. अब कमला हैरिस का थोड़ा पॉलिटिकल करियर भी देख लेते हैं। सी वॉज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर सिंस 2003 एंड करेंटली सी इज़ अ सीनेटर, यानी कि वहाँ का जो अपर हाउस है, आप कह लो उनके कांग्रेस का जो अपर हाउस है, आपको एक बात तो पता ही होगी, उनका जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस कहते हैं। उसका जो लोअर हाउस है, जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा उस तरह का उनका लोअर हाउस है, उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। और हमारे यहाँ पे जैसे राज्यसभा है, उनके यहाँ जो अपर हाउस है उसको हम सीनेटर कहते हैं या सीनेट कहते हैं। सी इज़ सीनेटर, मतलब सी इज़ अ मेंबर ऑफ द अपर हाउस एंड सी इज़ फर्स्ट टाइम सीनेटर, यानी कि पहली बार वो सीनेटर बनी हैं। अब इस बात को ज़रा ध्यान से समझते हैं कि आखिर इस आर्टिकल को मैंने कवर क्यों किया है। देखो, आई डोंट एक्सपेक्ट कि कमला हैरिस से रिलेटेड कोई भी सवाल डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में आएगा, बट एक बात तो आपको पता है कि इंडियन डायस्पोरा एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, मैंने दिखाया भी। तो आप इनका नाम इस्तेमाल कर सकते हैं एज एन एग्जाम्पल इफ़ देयर एनी क्वेश्चन ऑन इंडियन डायस्पोरा।
तो आप बता सकते हैं कि इंडियन डायस्पोरा के लोग अलग अलग जगहों पे कितना वो सक्सेसफुल हैं, चाहे वो इकोनॉमिक फील्ड हो। आप सुंदर पिचाई और इन लोगों का नाम तो जानते ही हैं, सत्य नाडेला। अब आप बता सकते हैं कि पॉलिटिकल सेगमेंट में भी इंडियन डायस्पोरा के लोग कितना आगे जा रहे हैं, एंड इन डिफरेंट मेजर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दे आर होल्डिंग इम्पॉर्टेंट पोस्ट। आपको कैमला हैरिस का नाम आपको पता है, सी इज़ रनिंग फॉर द वाइस प्रेसिडेंशियल पोस्ट इन द अपकमिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ यूएस। ऋषि सुनक का नाम आपने ज़रूर सुन रखा होगा, इज़ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूके। तो इस तरीके से आप इन लोगों का नाम याद रखेंगे और इस्तेमाल करेंगे इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन ऑन इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा का एक छोटा सा डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दे रखा है। इंडियन डायस्पोरा इन्वॉल्व्स दोज पीपल हु आर ऑफ इंडियन ओरिजिन और पीपल फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ, यानी कि एनआरआई लोग भी जो इंडियन हैं, और या पीपल फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, यानी कि एंसेस्ट्रली वो किसी भी टाइम से अगर वो इंडियन ओरिजिन को बिलोंग करते हैं, दीज पीपल आर नोन एज इंडियन डायस्पोरा इफ दे आर लिविंग outside India. The next article is taken from national segment. It is about violence in Bengaluru city. This topic is important from our syllabus paper 3 internal security point of view. Challenges to internal security through communication network. तो इस आर्टिकल में हम लोग देखेंगे कि how social networking sites created इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज। तो एज इट इज़ ये टॉपिक हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक हम इस आर्टिकल की मदद से कवर करेंगे। इस आर्टिकल का पहले बैकग्राउंड समझते। तो देखो, एक डेरोगेटरी पोस्ट डाला गया ऑन फेसबुक अगेंस्ट इस्लाम। तो कुछ वो डेनिग्रेटिंग कमेंट था, कुछ पोस्ट इस तरह का था जो इस्लाम कम्युनिटी को स्कैंडलाइज कर रहा था। तो इस कारण से फिर वहाँ पे वायलेंस शुरू हो गया बेंगलोर शहर में, और लगभग 2000 से भी ज़्यादा लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, एंड दिस टुक अ फॉर्म ऑफ वायलेंस। और इन दिस कम्युनल वायलेंस 3 people have died so far, more than 50 people have been injured. सो दिस इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल कि कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कम्युनल वायलेंस इंसाइट करता है, कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट पोज करता है टू आवर इंडियन सोसाइटी। तो इस आर्टिकल के मदद से हम समझेंगे रोल ऑफ सोशल मीडिया। देखो, सोशल मीडिया के बारे में ब्रीफली समझ लेते हैं। सोशल मीडिया, you must be knowing that has revolutionized the way people communicate and socialize on the web. पूरा उन्होंने तरीका ही बदल दिया सोशल मीडिया एज में, किस तरह से हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। जो हमारा सोशलाइजेशन का प्रोसेस है वो पूरा तरीका ही बदल गया है। सोशलाइजेशन के लिए आज से 15-20 साल पहले जब सोशल मीडिया एज नहीं था, व्हेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाज नॉट सो यूबिक्विटस, उस टाइम में हम लोगों से जाते थे, मिलते थे, बातें करते थे, दैट वाज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। लेकिन आज के टाइम में हमारे हाथ में व्हाट्सएप है, फेसबुक है, और उसके साथ ही हम कॉन्टीन्यूसली सोशलाइजेशन प्रोसेस में लगे रहते हैं। सो इट हैज़ रिवोल्यूशनलाइज्ड, it has changed the entire method how we communicate and socialize with our family friends. अब देखो, प्रॉब्लम क्या है सोशल मीडिया के एज में। इन दिस एज ऑफ सोशल मीडिया एवरीवन इज कंटेंट जनरेटर। हम सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, हम सबके पास इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी है, हमारे पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, अलग अलग इंस्टाग्राम है, अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। तो हमारे अब इशू इज़ कि हम सब कंटेंट जनरेटर हो गए हैं। कंटेंट जनरेटर मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हम जनरेट कर सकते हैं अपने एंड से। अगर मैंने कहीं कुछ पढ़ा, मुझे ढंग से चीज़ें नहीं समझ में आई, फिर भी मैं कंटेंट जनरेट कर सकता हूँ। ये जो अभी हम कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ एवरीवन हैज़ बिकम कंटेंट जनरेटर। लुक, यूट्यूब मीडिया इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इस यूट्यूब मीडिया पे मैं कंटेंट जनरेट कर रहा हूँ, तो एवरीवन हैज़ बिकम ए कंटेंट जनरेटर। आप भी इस तरह से कोई भी कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। आप किसी भी टॉपिक के बारे में लिख सकते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। अब इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों ही पड़ रहा है हमारी सोसाइटी के ऊपर। पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, बिजनेसेस फ्लोरिश कर रही हैं, पॉलिटिशियंस लोग आप देखते हो बहुत सारा आजकल ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं टू कम्युनिकेट विद द मासेस। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, बिजनेसेस को पॉजिटिव इम्पैक्ट है क्योंकि आजकल कम्युनिकेशन काफ़ी स्मूथ हो गया है, तो कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ कम डाउन। लेकिन इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी निकल के आ रहा है सोसाइटी के ऊपर। इट इज़ लीडिंग टू साइबर बुलिंग, privacy is being threatened, fake news, the problem of communal violence. This particular case जिसके बेसिस पे हम आर्टिकल कवर कर रहे हैं, there we can see that how social media platform led to communal violence.
तो सोशल मीडिया के कुछ पॉजिटिव्स देख लेते हैं पहले। देखो, ऑफ कोर्स इसके बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं। इट हैज़ पावर टू चेंज द सोसाइटी। सोशल मीडिया ने आज हमें सबको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। देखो, पहले सोसाइटी में कोई भी चीज़ होती थी तो वो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता चलता था। फॉर एग्जांपल, जैसे आज के न्यूज़पेपर में लिखा है कि अर्लियर व्हेन अ फार्मर डाइड, only the families of the farmer knew that the farmer died because of some kind of atrocities, because of some kind of poverty, acute poverty. तो लेकिन आज के टाइम में इफ़ समथिंग लाइक दैट हैपेंस, फार्मर डाइज बिकॉज ऑफ एक्यूट पॉवर्टी, इफ़ ही कमिट सुसाइड्स, इंटायर इंडिया नोज बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। वो चीज़ें सर्कुलेट होने लगती हैं कि इस तरह की घटना हुई एक पर्टिकुलर जगह पे। तो कोई भी किस तरह की नेगेटिव घटना होती है तो सारे लोगों को पता चलता है और उसके बाद उस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्शंस भी लिए जाते हैं। लोग प्रेशर बिल्ड करते हैं सरकार के ऊपर, क्योंकि अब हमें पता चलता है कि किन किन लोगों के साथ क्या क्या तकलीफ़ें हो रही हैं इन दिस एज ऑफ सोशल मीडिया। अदरवाइज़ पहले हमें नहीं पता चलता था। सो दिस सोशल मीडिया has provided us power of change. This has provided us to revolutionize society. कई सारे रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट जो आज हाल फिलहाल में देखे जा रहे हैं, ऑल ऑफ देम वे आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओनली। फॉर एग्जाम्पल, मी टू मूवमेंट, पिंजरा तोड़ मूवमेंट, these are possible because of social media platform. उसके अलावा सोशल मीडिया इज़ playing a pivotal role in creating awareness in society. कई सारे इशूज़ हैं जिसमें हमारी सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस नहीं था। फॉर एग्जांपल, LGBT इशूज़ या कोविड पैंडेमिक को ही आप ले लो। अभी कोविड पैंडेमिक है, अगर सोशल मीडिया एज नहीं होता तो लोगों के अंदर इतना अवेयरनेस फैला पाना कि कोविड-19 किस तरह से उससे हम बच सकते हैं, व्हाट प्रिकॉशंस वी मस्ट टेक, ये सारा अवेयरनेस फैला पाना सरकार के लिए भी काफ़ी मुश्किल हो जाता। बट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ओनली द अवेयरनेस कुड बी जनरेटेड इन सच ए स्विफ्ट टाइम। सोशल मीडिया इज अ चीप कम्युनिकेशन मीन्स। तो आजकल गांव-गांव में लोगों के पास व्हाट्सएप आ गया है, इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी आ गई है, तो इस कारण से कम्युनिकेशन काफ़ी सरल हो गया है because of social media. Now it's very easy and cheap to communicate with your family and friends living in other parts of the country as well as world. Social media has also provided a communication platform for masses. तो देखो, आजकल पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सोशल मूवमेंट लीडर्स, नाउ दे आर यूजिंग सोशल मीडिया वेरी फ्रीक्वेंटली इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। तो इस तरीके से सोशल मीडिया ने एक मास कम्युनिकेशन का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। उसका एक एग्जांपल आप यहीं देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपके साथ एक ट्विटर शेयर किया है शशि थरूर साहब का। ये शशि थरूर साहब ने ये ट्वीट किया है रिगार्डिंग दिस कम्युनल वायलेंस ऑफ बैंगलोर इटसेल्फ। उन्होंने कहा है कि देखो, दोज हु इंसाइटेड एंड परपेट्रेटेड द बैंगलोर राइट्स मस्ट बी फाउंड, अरेस्टेड एंड गिवन एग्जाम्पलरी पनिशमेंट, but they are not to be equated with the entire community, and many more are there in thugs and vigilantes represent all Hindus. This also happened in Bangalore. ध्यान से एक बार पढ़ो, but they are not to be equated with an entire community any more than thugs and vigilantes represent all Hindus. तो सरल शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने राइट्स फैलाए हैं, लेकिन इन लोगों को किसी भी कम्युनिटी से हमें जोड़ के नहीं देखना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख कम्युनिटी से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। ये लोग क्रिमिनल्स हैं और दे शुड बी कंसिडर्ड एज क्रिमिनल्स ओनली। और उन्होंने फिर एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें उन्होंने एग्जाम्प्लीफाई करने की कोशिश की है कि देश में कितने अच्छे लोग भी हैं जो कम्युनल हार्मनी प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपस में भाईचारा प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ही शेयर्ड दिस वीडियो। तो आप देख सकते हैं कि कैसे, देखो यहाँ पे वीडियो हैज़ बीन शेयर्ड बाय शशि थरूर साहब, जहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि कैसे मुस्लिम यूथ, आप देखो ये सारे मुस्लिम यूथ हैं। ये बेंगलोर शहर की कहानी है। जब दंगे फैल रहे थे तो कुछ एक मुस्लिम यूथ सड़क पे निकल आए और उन्होंने हनुमान मंदिर, उनके लोकेलिटी का एक हनुमान मंदिर, उसके सामने ह्यूमन चेन बना दिया ताकि इस हनुमान मंदिर को कोई डिस्ट्रॉय ना कर सके। नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑल्सो ऑफ सोशल मीडिया ऑन आवर लाइफ एंड ऑन ओवरऑल सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, social media is leading to negative health behavior promotion. For example, it is leading to promotion of laziness, obesity, depression, drug abuse, isolation that might even lead to suicides. तो आजकल कैसा है कि फिजिकल लोगों का congregation कम हो गया है। So that kind of warmth that we receive when we meet people physically,
दैट हैज़ बीन रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली इन प्रेजेंट एज। और आज के टाइम में लोग अपने फैमिली के अंदर भी, घरों के अंदर भी, दे आर सो मच इंटैक्ट विद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कि वो अपने लोगों के आसपास में ही जो लोग होते हैं उनसे वो इंटरेक्ट नहीं करते, और इस कारण से धीरे धीरे जो वो रिलेशनशिप की वार्मथ है वो ख़त्म होते जा रही है। एंड दैट अननोइंगली, अनकॉन्शियसली इज लीडिंग टू अ काइंड ऑफ डिप्रेशन एंड दैट कैन इवन लीड टू सुसाइड्स। उसके अलावा सोशल मीडिया हैज़ लेड टू रिस्ट्रिक्शन इन फिजिकल मूवमेंट कॉजिंग लेजीनेस, ओबेसिटी। उसके अलावा सोशल मीडिया हैज़ अदर नेगेटिव इम्पैक्ट्स एज वेल, फॉर एग्जांपल इट लीड्स टू साइबर टेररिज्म। तो आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना यूबिक्विटस हो गया है, इतना फार स्प्रेड हो गया है कि टेररिस्ट ग्रुप्स भी इसका इस्तेमाल कर रही हैं। आजकल टेररिस्ट ग्रुप्स they do not go physically to communicate with the ready or to brainwash the potential terrorists। वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे ही अपने मैसेजेस को स्प्रेड करते हैं इनक्रिप्टेड फॉर्म में। और कई सारे लोग हैं जो घर बैठे बैठे इन टेररिस्ट ग्रुप्स के मैसेजेस को पढ़ते हैं, उससे रेडिकलाइज होते हैं, ब्रेन वॉश होता है, एंड दे फ्रॉम देयर ओन प्लेस इटसेल्फ विदाउट हैविंग एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द टेररिस्ट ग्रुप्स दे गेट देमसेल्फ रेडिकलाइज्ड, ब्रेन वॉश्ड, एंड दैट लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ लोन वुल्फ अटैक। आप ध्यान दो, लोन वुल्फ अटैक्स के प्रॉब्लम्स पहले नहीं हुआ करते थे। पहले बाहर से टेररिस्ट आते थे और वो फिर आकर के किसी कंट्री के अंदर टेररिस्ट अटैक करते थे, लेकिन आजकल टेररिस्ट लोग बाहर से आकर के किसी कंट्री के अंदर एंटर करके अटैक नहीं करते हैं। आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही वो कुछ एक लोगों को, जो वल्नरेबल लोग हैं, जो किसी ना किसी तरीके से सोशली या साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब लोग हैं, उनको फिर उनके अंदर वो वायलेंस इंसाइट करने की कोशिश करते हैं, उनको वो रेडिकलाइज करने की कोशिश करते हैं, ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यूट्यूब पे वीडियोज़ डालते हैं, फेसबुक पे अलग अलग पोस्ट डालते हैं, और इस तरीके से जो वल्नरेबल लोग हैं उनको वो फिर ब्रेन वॉश करके उनको लोन वुल्फ में कन्वर्ट करते हैं, और इस तरीके से इट लीड्स टू सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स लाइक लोन वुल्फ अटैक्स। उसके अलावा बैंक फ्रॉड्स होते रहते हैं बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। कई सारे स्कीम्स आते हैं, हमें फ्रॉड स्कीम्स हमें देखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि आपने 10,000 रुपये का इनाम जीत लिया, लाख रुपए का इनाम जीत लिया, जस्ट शेयर योर बैंक अकाउंट। दिस इज़ नोन एज विशिंग एंड फिशिंग on social media platform that leads to bank frauds। उसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑल्सो लीड्स टू हरासमेंट लाइक साइबर बुलिंग, ऑनलाइन हरासमेंट, ट्रॉलिंग। इसका बेस्ट एग्जांपल हाल फिलहाल में हमने देखा है बॉयज़ लॉकर रूम इशू दैट हैपेंड इन दिल्ली। उसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑल्सो एक्ट्स एज ए प्लेटफॉर्म टू स्प्रेड फेक न्यूज़ दैट लीड्स टू प्रॉब्लम्स लाइक कम्युनल वायलेंस और स्प्रेड ऑफ फियर। अभी कोरोना पैंडेमिक के टाइम में ही आपने देखा होगा कि कितने सारे इस तरह के फेक न्यूज़ स्प्रेड होते थे कि न्यूज़पेपर से भी फैल रहा है, तो ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। दैट क्रिएटेड अननेसेसरी फियर, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस इन सोसाइटी। उसके अलावा इस प्रेजेंट केस में तो आप देख ही रहे हैं कि हाउ फेसबुक का एक गलत पोस्ट, डेरोगेटरी पोस्ट, इट लेड टू कम्युनल वायलेंस। तो और पालघर लिंचिंग was also an example of a kind of violent social conflict because of a fake news। तो इस तरह के कई सारे इवेंट्स होते रहते हैं बिकॉज ऑफ मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया। तो इस कारण से कई सारे कैंपेन्स चलाए गए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स द्वारा इन ऑर्डर टू कर्ब दीज फेक न्यूज़। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप ने लॉन्च किया एक कैंपेन शेयर जॉय नॉट र्यूमर्स टू प्रिवेंट एंड स्प्रेड ऑफ र्यूमर्स। फेसबुक ने लॉन्च किया है हैशटैग सोशल फॉर गुड कैंपेन in order to stop cyberbullying and promote mental well-being of people। ट्विटर ने लॉन्च किया है हैशटैग पावर ऑफ 18 टू प्रमोट द टेंडेंसी और टू इंकरेज द यूथ टू कंट्रीब्यूट इन पब्लिक डिबेट एंड पार्टिसिपेट इन सिविक एंगेजमेंट। तो लोगों के अंदर और जो यूथ है खासकर उसको पॉलिटिक्स में उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप किया जाए, इसके लिए ट्विटर ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, कैंपेन लॉन्च किया है हैशटैग पावर ऑफ 18 कैंपेन। अब इस पूरे इशू में अगर इस तरह का कोई ऐसे आ जाता है मान लो, या पेपर 3 में कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इस तरह का कंक्लूजन लिख सकते हैं। द एज ऑफ सोशल मीडिया हैज़ लेड टू पोस्ट ट्रुथ सोसाइटी। पोस्ट ट्रुथ सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जहाँ पे ट्रुथ मीनिंगलेस हो जाता है, इररिलेवेंट हो जाता है लोगों के लिए। ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स और ट्रुथ्स बिकम लेस रिलेवेंट और इररिलेवेंट। हमें मतलब नहीं है कि ट्रुथ क्या है, फैक्ट क्या है। And we are generally driven by the emotions। Opinions are built around emotions। तो पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी में ऐसा ही होता है कि लोग जो हैं दे गिव लेस इंपॉर्टेंस टू ट्रूथ, दे बिल्ड देयर ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ इमोशन। तो आखिर ऐसा होता क्यों है पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी में? क्योंकि पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी में देयर इज़ इंफॉर्मेशन ब्लास्ट, हर तरह का इंफॉर्मेशन होता है हमारे आसपास।
एंड दिस इंफॉर्मेशन ब्लास्ट हैपेंस बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। तो इस बात को आप ध्यान से समझो, सोशल मीडिया का जब एज आ गया है, इन दिस एज ऑफ सोशल मीडिया हर आदमी कंटेंट जनरेटर है। तो हर आदमी जब कंटेंट जनरेटर जिसके जो मर्जी में आता है वो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे वो फ्लोट कर देता है। तो अब हमारे आसपास में हर तरह का इन्फॉर्मेशन है, किसी भी इशू पे आप उठा लो। मैं कोई भी एक पर्टिकुलर इशू पे लूँगा नहीं नाम टू अवॉइड अननेसेसरी कंट्रोवर्सी, बट आप कोई भी इशू उठा लो, उस पर आपको हर तरह का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आप चाहें तो पॉजिटिव वाले इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो। अगर आप कम्युनल इन्फॉर्मेशन लेना चाहें कि हाँ ये सच्चाई है, इन लोगों ने ऐसा किया, तो वो भी आपको मिलेगा। अगर दूसरे पार्टी से भी प्रो आप इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो तो उस तरह के भी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। रीज़न बीइंग कि सब लोग कंटेंट जनरेटर हैं, तो जिसके मर्जी में आता है वो कंटेंट जनरेट कर देता है। नाउ देयर इज़ नॉट अ वेटेड सोर्सेज, मतलब प्रॉपर वेरीफाई करके कंटेंट जनरेशन नहीं होता है। पहले होता क्या था सोशल मीडिया एज से पहले कि पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल थे, रेडियो चैनल्स थे या फिर न्यूज़पेपर थे, तो दे वेयर प्रॉपरली चेक्ड, वेरीफाइबल सोर्स। तो इस कारण से वो अपने डेटा को, अपने इन्फॉर्मेशन को चेक करके वापस पब्लिक डोमेन में रखते थे। लेकिन आजकल हर एक इंसान कंटेंट जनरेटर हो गया है, तो देयर इज़ ए इंफॉर्मेशन ब्लास्ट। इन्फॉर्मेशन ब्लास्ट होने के कारण हो क्या गया है कि अब सच्चाई क्या है किसी भी मुद्दे पे वो हमें पता नहीं चलती है, क्योंकि हर तरह का इन्फॉर्मेशन मार्केट में है, हमारी सोसाइटी में है, आसपास में। सो दिस इन्फॉर्मेशन ब्लास्ट लीड्स टू पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी। जब हमें कोई बात पे सच्चाई पता ही नहीं चलती है, ऑब्जेक्टिव फैक्ट पता ही नहीं चलता है, तो फिर हम ऑब्जेक्टिव फैक्ट को ढूंढना धीरे धीरे बंद कर देते हैं। देन रादर दैन गोइंग फॉर ऑब्जेक्टिव फैक्ट और ट्रूथ वी आर ड्रिवन बाय ओपिनियन। तो फिर हमें इमोशंस, फिर हमें जो इमोशन अच्छा लगता है हम उस इमोशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे आसपास में उसको गैदर करते हैं और उसके बेसिस पे अपना ओपिनियन बिल्ड करते हैं। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। दिस सोशल मीडिया एज इज लीडिंग टू post-truth society. Fact is becoming irrelevant and people are making their opinion on the basis of emotions. And as a responsible citizen, we should do बेसिक फैक्ट चेक बिफोर स्प्रेडिंग अ मैसेज। अगर कोई मान लो आपको प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है तो पहले आप उसका फैक्ट चेक करो। दो फैक्ट चेक हैज़ इटसेल्फ बिकम वेरी डिफिकल्ट इन दिस एज ऑफ सोशल मीडिया, बट फिर भी एज फार एज पॉसिबल आप फैक्ट चेक करो, फिर ही उसको स्प्रेड करो। दैट यू शुड मस्ट डू एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। The next article is taken from environment segment. It is about hornbill birds. This topic is important from our syllabus paper 4 environment point of view. देखो इस आर्टिकल में बताया गया है that because of continuous deforestation in areas around Papum Reserve Forest, जो कि एक हॉर्नबिल बर्ड का मेजर हैबिटेट माना जाता है, उस कारण से हॉर्नबिल बर्ड की पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है। तो देखो ये अरुणाचल प्रदेश में अंदर देखो आप, ये है पक्के टाइगर रिजर्व। दिस इज़ ऑन द बॉर्डर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड असम। और ये पक्के टाइगर रिजर्व के पास ही है एक रिजर्व फॉरेस्ट जिसका नाम है पापुम रिजर्व फॉरेस्ट। एंड दिस पापुम रिजर्व फॉरेस्ट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हैबिटेट ऑफ हॉर्नबिल बर्ड्स। और इस पापुम रिजर्व फॉरेस्ट में लगातार इलीगल स्मगलिंग चल रही है, उस कारण से फॉरेस्ट की डेंसिटी कम हो रही है एंड दैट इज़ लीडिंग टू डिक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ हॉर्नबिल बर्ड्स एज वेल। सो एज आई टोल्ड यू, अब पापुम रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में भी जरा देख लेते हैं। मैंने तो एक बात तो आपको बता ही दी है दैट इट इज़ लोकेटेड नियर पक्के टाइगर रिजर्व ऑफ अरुणाचल प्रदेश। दूसरा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आप देखो पापुम रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में, दैट इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया IBA। तो ज़रा समझते हैं कि आखिर ये इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया IBA होता क्या है। देखो, दीज आर दोज एरियाज दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एज एन इम्पॉर्टेंट हैबिटेट फॉर बर्ड्स। तो दुनिया के अलग अलग जगहों पे जो भी ऐसे फॉरेस्ट हैं जो बर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनको बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने कैटेगराइज किया है एज IBA, इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। दिस बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इज एन इंटरनेशनल NGO engaged in conservation of population of birds। अब हॉर्नबिल बर्ड के बारे में भी ज़रा ब्रीफली समझ लेते हैं। देखो, हॉर्नबिल बर्ड हैज़ बीन कैटेगराइज्ड एज नियर थ्रेटेंड स्पीसीज इन IUCN रेड डेटा बुक एंड हॉर्नबिल इज स्टेट बर्ड ऑफ केरला एंड अरुणाचल प्रदेश एंड इट इज़ मेनली फाउंड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशिया। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि हॉर्नबिल बर्ड इज़ नॉट अ स्टेट बर्ड ऑफ नागालैंड।
क्योंकि इस पे अक्सर सवाल आता है और अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। रीज़न बीइंग कि देखो, आपको तो एक बात पता होगी कि नागा ट्राइब्स के लोग, जो नागालैंड के नागा ट्राइब्स के लोग हैं, वो हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाते हैं इन ऑर्डर टू पे ट्रिब्यूट टू हॉर्नबिल बर्ड। सो हॉर्नबिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नागा कल्चर, बट फिर भी हॉर्नबिल बर्ड इज़ नॉट स्टेट बर्ड ऑफ नागालैंड। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागाज मनाते हैं, इस कारण से स्टूडेंट्स को लगता है कि हॉर्नबिल बर्ड भी उनका स्टेट बर्ड होगा, बट ये फैक्ट नहीं है। द स्टेट बर्ड ऑफ नागालैंड इज ब्लाइथ ट्रैगोपैन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट। इट इज अबाउट वेलफेयर स्कीम फॉर टी ट्राइब्स यूथ ऑफ असम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 असम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, इस आर्टिकल में बताया गया है सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स टेकन बाय द असम गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ यूथ ऑफ टी ट्राइब कम्युनिटी इन असम। तो जरा देखते हैं इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो असम सरकार लेकर के आई है। स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स फॉर टी ट्राइब यूथ ऑफ असम, ₹3000 का स्कॉलरशिप दिया जाएगा फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 एंड क्लास 10, जबकि ₹10,000 का स्कॉलरशिप दिया जाएगा फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर क्लियरिंग HSLC या HSSLC अंडर सेवा बोर्ड या AHSEC। तो इस स्कीम को, जिसमें 10,000 रुपये ग्रांट किए जाएंगे स्टूडेंट्स क्लियरिंग दीज एग्जाम्स, इस स्कीम का नाम है साइमोन सिंह होरो स्पेशल पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। उसके अलावा ₹7,000 विल बी गिवन एज ए ग्रांट टू द स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग 3-year डिग्री कोर्स, नॉर्मल 3-year डिग्री कोर्स, जबकि फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹25,000 to 30,000 विल बी गिवन टू द स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग टेक्निकल एजुकेशंस लाइक मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। उसके अलावा टी ट्राइब कम्युनिटी के यूथ्स के लिए देयर विल बी कोचिंग असिस्टेंस ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक सिविल सर्विसेज और बैंकिंग एग्जाम्स। दूसरा स्कीम अंडर दिस ओवरऑल टी ट्राइब यूथ्स के लिए इज शहीद दयाल दास पानिका स्वनियोजन स्कीम। अंडर दिस स्कीम, a financial assistance of ₹25,000 will be given to टी ट्राइब्स youth engaged in self-employment and are having land size less than 10 बीघा। तीसरा इनिशिएटिव, सेल्फ हेल्प ग्रुप में इंगेज जो भी विमेन हैं उनको भी 25,000 रुपये का ग्रांट दिया जाएगा ताकि वो अपने बिजनेस को अपग्रेड कर सकें। एंड ओवरऑल इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने वाली जो नोडल एजेंसी है दैट इज टी ट्राइब वेलफेयर डिपार्टमेंट। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अगेन टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट। इट इज अबाउट अरुणोदय स्कीम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम सिलेबस पेपर 6 असम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो जरा समझते हैं अरुणोदय स्कीम है क्या। देखो, कल स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने अरुणोदय स्कीम अनाउंस किया, मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन अनाउंस किया। देखो, ये स्कीम पिछले साल ही बजट में असम सरकार ने अनाउंस कर दिया था कि वो इस तरह का स्कीम ले आएंगी फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द असम सोसाइटी, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कल अनाउंस किया है स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने। उन्होंने कहा है कि असम के अंदर 17 लाख फैमिलीज़ को आइडेंटिफाई किया जाएगा जो वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड के हैं, और उसके लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया है कंपोजिट इनकम लेस दैन 2 लाख रुपीज़ पर एनम। तो पर एनम जिस फैमिली की इनकम 2 लाख रुपए से कम है, कंपोजिट इनकम मतलब सारे फैमिली मेंबर्स की इनकम मिला करके भी अगर 2 लाख रुपए से कम है, वैसे लगभग 17 लाख फैमिलीज़ हैं। उन 17 लाख फैमिलीज़ को हर महीने 830 रुपए का असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। और ये स्कीम, इसका नाम है अरुणोदय स्कीम, दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द 2 अक्टूबर 2020। ये स्कीम, जैसा कि मैंने आपको बताया, पिछले साल ही असम सरकार ने बजट में अनाउंस कर दिया था, लेकिन अब इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया गया है। और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में हर महीने लगभग 210 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सो एवरी मंथ अबाउट 210 crore rupees will be spent by the Assam government in order to implement Arunodoy scheme. And under this scheme, priority will be given to widow, divorced, unmarried or separated women living along with families having specially abled members. तो दिव्यांग अगर आपके परिवार में है, अगर ऐसे पुअर फैमिली में है दिव्यांग या फिर विडो, डिवोर्स या अनमैरिड विमेन है, तो उस फैमिली को प्रायोरिटी दी जाएगी अंडर दिस अरुणोदय स्कीम।
Let us see some prelims related factual information that came in the newspapers today. Union Ministry of Corporate Affairs released report of the Committee on Business Responsibility Reporting. The committee was chaired by Gyaneshwar Kumar Singh, who is a Joint Secretary of Ministry of Corporate Affairs. Atal Innovation Mission and Niti Aayog, in collaboration with Dell Technology, launched Student Entrepreneurship Program 2.0 for young innovators of Atal Tinkering Labs. Union Agriculture Minister has launched ICAR's Data Recovery Center, जिसका नाम है कृषि मेघ. इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का जो डाटा रिकवरी सेंटर है उसका नाम है कृषि मेघ. ये बात आप याद रखेंगे प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. उसके अलावा नोटेड उर्दू पोएट एंड बॉलीवुड लिरिसिस्ट डॉक्टर राहत इंदौरी डाइड yesterday, the day before yesterday, at the age of 70. He was suffering from coronavirus also, and he died because of cardiac arrest. That's all from our side for today. Thanks for watching.